Assalamu alaikum, dear students. It's me, your physics teacher of class 8. This is our video lecture number 3. Dear students, open your book and chapter number 2 at page number 32. Today our topic is representations of vector. Representation means how can we represent or how can we show a vector quantity. Basically, we know that there are two kinds of physical quantities are there on the basis of directions. Those physical quantities which are completely specified by its magnitude only, those quantities are called scalar quantities, and those physical quantities which can be represented which can be completely specified by its magnitude as well as direction, these quantities are called vector quantities. So vector quantities are the vast field of physics. There is a special kind of method which is used to represent these vector quantities or these kinds of quantities which need directions. To represent these vector quantities, we use two kinds of method. One method is a symbolical method and other method is called a graphical method. So first of all, I tell you about how we can represent a vector quantity symbolically. Symbolic representation of vector means that method in which a vector is represented by bold-face letter of English alphabets. वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो दो मेथड यूज़ होते हैं उनमें जो पहला मेथड है वो हमारे पास है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर का मतलब है कि अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करें. किसी भी वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप सिंपली किसी भी वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करोगे तो उसको आप इंग्लिश के बोल्ड लेटर में लिखोगे. यानी बोल्ड का मतलब है वाज़े अल्फाज में. सो सिंबॉलिकली ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. ये अल्फ़ाबेट्स जो होंगे हमारे पास दीज मे बी कैपिटल और स्मॉल. So if you want to represent a vector quantity symbolically, let us suppose that quantity is a vector quantity, so symbolically it can be represented by bold face English alphabets. Vector can also represented by a letter with an arrow over or below it. यानी वेक्टर को आप सिंबॉलिकली बोल्ड के अलावा और लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. वो भी इंग्लिश ही के होंगे, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा अगर उसको बोल्ड नहीं करते हो तो सिंपली उसके ऊपर एरो या उसके नीचे आप एरो लगा सकते हो. मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. अगर मैं कहूँ कि ये वेक्टर क्वांटिटी लेट अस सपोज ये ए है, तो वेक्टर इसको शो करने के लिए इसके हेड के ऊपर या इसके जो हमारे पास हेड है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एरो का निशान लगाएंगे. तो ये जो सिंबल है ये शो कर रहा है कि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं कि आप ये एरो इसके हेड के ऊपर ही लगा दें, यानी इसके टॉप पे लगाए, इसको आप इसके बॉटम पे या इसके बिलो जो हमारे पास साइड है यहाँ पे भी लगा सकते हैं. तो एक वेक्टर क्वांटिटी को सिंबॉलिकली या तो बोल्ड लेटर से करोगे या इंग्लिश का लेटर लिख के उसके ऊपर एरो लगाओगे या इंग्लिश का लेटर लिख के उसके नीचे लगाओगे. ये तीन तरीके हमारे पास यूज़ होते हैं कि किसी भी वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए. अब इन तीन तरीक़ों में ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का, इसमें कौन सा यूज़ होगा वो मैं आप लोगों को अभी बताने जा. In this book, we represent a vector quantity by a English letter with arrow over it. इस बुक में जितने भी आपको फिज़िकल क्वांटिटी यानी वेक्टर फिज़िकल क्वांटिटी आपको नज़र आएंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं लेटर का यूज़ ही करूँगा, लेकिन
एरो न बिलो लगाऊंगा न बोर्ड पे लिखूंगा, मैं क्या करूंगा सिंपली उसके यानी टॉप पे मैं क्या करूंगा एरो लगाऊंगा, यानी उसके लेट अस सपोज यानी इस बुक में जितने भी मेरे पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इंग्लिश लेटर का इस्तेमाल करूंगा और एरो उसके हेड के ऊपर लगा दिया जाएगा। यानी सिंपल यू कैन से दैट इन दिस बुक वी रिप्रेजेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बाय लेटर विथ एरो ओवर इट। Now dear students, I am going to tell you about the graphical representations of vector. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली हमारे पास किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का वो मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी को विजुअलाइज करते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं। उस मेथड को हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। अब एक वेक्टर को ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फ़ायदा क्या है और हम इसके लिए कौन कौन से स्टेप यूज़ करेंगे, इसको हम क्या करेंगे मैं आप लोगों के सामने अभी डिलीवर करूँगा। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी ये वो बाहमी दो लाइनें जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं उनके मजमूए को कहते हैं। इसमें हमारे पास दो लाइनें होती है, एक को हॉरिजॉन्टल दूसरे को हम वर्टिकल लाइंस या वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। इस सिस्टम को हम कहते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइंस की सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। उन लाइंस ऑफ सिस्टम को जो एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर करेंगे, अबाउट एक एक्सिस पे करेंगे, तो उनको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इस बुक में हमारे पास दो किस्म के कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल किए जाएंगे वेक्टर को ग्राफिकली डिस्क्राइब करने के लिए। उन सिस्टम में हमारे पास एक जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और एक हमारे पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमारे पास जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, इसके बारे में मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने बताने। जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ये बेसिकली आप लोगों ने अपनी मुख्तलिफ बुक्स में इस किस्म के कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखा होगा। इस टाइप का ये दो लाइनें हैं हमारे पास जो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये जो मिड वाला जिसको मैंने ओ से डिस्क्राइब किया है ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। और ये जो साइडों पे मैंने कुछ डायरेक्शंस लिखी हैं, दिस इज़ अ नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज़ अ ईस्ट एंड दिस इज़ अ वेस्ट एंड दिस इज़ अ साउथ डायरेक्शंस। दिस काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम विच हैविंग अ डिफरेंट डायरेक्शन। सिंपली आप यूं कह सकते हो कि ये हमारे पास नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ के डायरेक्शन का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा सिस्टम है जो आमतौर पर आप मैथमेटिकल वर्क के लिए मैथ्स की बुक में हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को अक्सर देखते हो, ये हमारे पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शंस वहाँ दिए गए होते हैं जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जबकि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डायरेक्शन की जगह पे हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिए होते हैं। यहाँ पे ये जो आप लोगों के पास वर्टिकल लाइन है ये हमारे पास है वाई एक्सिस और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, और जिस पॉइंट पे एक दूसरे को मीट करते हैं दिस इज़ कॉल्ड द ओरिजिन। तो ये दो सिस्टम हम क्या करेंगे, अब एक वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करेंगे। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आप लोगों की समझ में आ गया है तो हमारे पास मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इस मेथड में यानी इस ग्राफिकल मेथड में हम एक वेक्टर क्वांटिटी को एक एरो के फॉर्म में लेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट जो है इसको मैं एक एरो के फॉर्म में लूँगा। एरो का आप लोग जानते हो कि एक टेल होता है, एक हेड होता है। ये जो एरो की लेंथ है ये हमारे पास आप लोगों को बताएगा किसी भी जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा, और एरो का जो हेड है वो आप लोगों को बताएगा कि हमारे पास ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है। अब इस एरो को लेंगे और एरो को लेने के बाद ये एज ए हमारे पास क्या करेगा, वेक्टर क्वांटिटी का काम करेगा, और इसको इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, जिससे हमें एक विजुअलाइज ग्राफ मिलेगा वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। और इस मेथड को हम कहेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर।
अब एक वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंट मेथड और स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप करने से हमारे पास एक वेक्टर क्या होता है, इजीली ड्रॉन होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक सिस्टम की सिलेक्शन करोगे। जैसा मैंने आपको बताया, दो सिस्टम है आपके पास, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले आप एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या जियोग्राफिकल, दिस इज़ योर ऑन अबाउट योर ऑन चॉइस कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हो या जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हो। इसका जो सेकंड स्टेप है वो सूटेबल स्केल है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। मिसाल के तौर पर एक बंदा डिस्प्लेसमेंट कवर करता है ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर, तो ये जो 5 किलोमीटर की लेंथ है, इस लेंथ को हम पेपर पे ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए हम इसके मुतबादिल एक सूटेबल स्केल लेंगे। हम कंसीडर करेंगे कि 5 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर के बराबर है, तो ये जो 5 सेंटीमीटर है इसको पेपर पे ड्रा करना भी आसान है क्योंकि इसकी लेंथ हमारे पास छोटी है। अब मैं 5 किलोमीटर को कंपेयर करता हूँ 5 सेंटीमीटर के साथ। सपोज़ करता हूँ कि 5 किलोमीटर, लेट अस सपोज़, होता नहीं है लेकिन हम सपोज़ करते हैं कि 5 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब इसके बाद मैं 5 सेंटीमीटर का एक एरो ड्रा करता हूँ। ये बाकायदा 5 सेंटीमीटर का मैंने रूलर से एक एरो ड्रा कर दी। अब इस एरो को मैं ले आऊँगा और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इसको मैं क्या कर दूंगा, ड्रॉ कर दूंगा। मैंने कहा कि एक बंदा 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, तो इस लाइन को मैंने यहाँ से उठाया। उठाने के बाद फिर मैंने इसको इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ड्रा किया। तो ये जो मेरे पास बता रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बंदा चला है 5 किलोमीटर, जो कि मैंने 5 सेंटीमीटर के साथ क्या किया है, कंपेयर किया है। तो अब इस 5 सेंटीमीटर की लाइन को मैंने ग्राफ के अंदर ड्रा किया। अब ये ग्राफ मुझे बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है ईस्ट की तरफ और उसकी लेंथ है मेरे पास 5 सेंटीमीटर, जो कि मैंने 5 किलोमीटर के बराबर लिया था। इसके अलावा हमारी इस बुक में एक फिगर गिवन है पेज नंबर 34 पे। कहता है एक अल खालिद टैंक है जो हमारे पास पाकिस्तान और चाइना ने मिलके मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया है। यह अल खालिद टैंक मूव कर रहा है नॉर्थ और ईस्ट के बीच, और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये मूव करता है 50 मीटर। और इसी चीज़ को हम अब ड्रा करेंगे जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो सबसे पहले लेंथ इसने हमें बताया 50 मीटर, एंगल बना रहा है 30 डिग्री का नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। मैं सपोज़ करता हूँ क्योंकि 10 मीटर की लाइन में पेपर पे ड्रा नहीं कर सकता और आसान नहीं है इसको ड्रा करना, और ये इम्पॉसिबल सी बात है। मैं सबसे पहले कंसिडर करता हूँ कि 10 मीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है। इसकी बनिस्बत हमारे पास 50 मीटर बराबर होगा 5 सेंटीमीटर के। मैं इस 5 सेंटीमीटर के लाइन को इन द फॉर्म ऑफ एरो क्या करता हूँ, ड्रा करता हूँ। इसके बाद मैं एक ग्राफिकल सिस्टम के लिए इंतखाब करता हूँ, चुनाव करता हूँ जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अब जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पे डायरेक्शंस नॉर्थ और ईस्ट के बताए गए, और नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन हमें जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही मिलते हैं। इसके बाद मैं इस एरो को उठाता हूँ और ईस्ट और नॉर्थ के बीच 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। तो अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा किसी चीज़ ने मूव की 5 सेंटीमीटर, जो कि मेरे पास बराबर है तकरीबन, लेट अस सपोज मैंने किया था 50 मीटर के, और ये नॉर्थ टू ईस्ट क्या करे, ये चीज़ मूव कर रहा है। तो ये आपको एक विजुलाइज इमेज देता है किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने दो मेथड यूज़ किए, एक सिंबॉलिकल मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड। सिंबल के लिए मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल किया और जियोग्राफिक के लिए मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस्तेमाल किया। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड अबाउट द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर। थैंक यू सो मच।